Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today what we are going to do is I'm going to explain you everything about NEET. तो ये उन लोगों के लिए है जो 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, ये उन लोगों के लिए है जो आगे जाके मेडिसिन करना चाहते हैं बट कुछ आइडिया नहीं है कि NEET के अंडर में क्या क्या आता है. ठीक है, तो आप सबको बता दूं कि आज का मेरा पूरा का पूरा वीडियो नीट के बारे में. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, नीट होता क्या है? नीट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस. दूसरी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये मैं 11th और 12th के बाद के पोर्शन की बात कर रहा हूं. तो यहाँ पे प्री रिक्विजिटी क्या है? प्री रिक्विजिटी का मतलब रहता है कि ये एग्जाम देने से पहले क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए. तो पहली प्री रिक्विजिटी है, आप 11th एंड 12th साइंस से जो कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायो चाहिए और इंग्लिश यूनिवर्सल एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए. दूसरी चीज, एग्जाम के टाइम आपकी एज होनी चाहिए 17 ईयर्स मिनिमम. तीसरी चीज प्री रिक्विजिटी में होना चाहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में 50% इज द एलिजिबिलिटी. मैं जनरल कैटेगरी का बोलूंगा, ओबीसी, एससी और एसटी का उससे भी कम होता है, ऑलमोस्ट 35 या 40% रहेगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी. सो प्री रिक्विजिटी में आपका 11th एंड 12th साइंस होना जरूरी है अगर आपको डॉक्टर बनना है, राइट. और नीट के अंडर में और क्या क्या कोर्सेज आते हैं वो भी बताऊंगा. पीसीबी का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. आपको लेना जरूरी है, मैथ्स ड्रॉप करेंगे तो चलेगा. एंड इंग्लिश ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल सब्जेक्ट एवरीवेयर. 17 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए. 50% एलिजिबिलिटी मतलब 50% बोर्ड्स में आने ही चाहिए आपके, ठीक है. 50% मार्क्स आएंगे तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. सो दैट आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी ऑल हैव टू नो एज फार एज द प्री रिक्विजिटी इज कंसर्न. तीसरी चीज होती है, इसको लेता कौन है? तो टेस्ट, नीट टेस्ट इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. एंड ऑफ कोर्स पूरा का पूरा आपका सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का पैटर्न. तो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे 2019 एज आई टीच केमिस्ट्री, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 75 to 80% क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के डाल दिए जाते हैं. एनटीए ने लास्ट ईयर काफी इजी पेपर बनाया था. अभी 2020 इज बीइंग पोस्टपोन्ड, देखते हैं वो कैसा आता है. बट आपको पैटर्न बहुत सिंपल रहेगा, दैट इज बेस्ड ऑन सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न. एनसीईआरटी पैटर्न मतलब सीबीएसई की बुक से पूरा का पूरा आएगा. पैटर्न मतलब पैटर्न तो आपको मैं बताऊंगा, सो वी डोंट राइट पैटर्न, बट एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड रहेगा. तो ये थर्ड थिंग वी ऑल हैव टू नो इट. चौथी चीज क्या मालूम होनी चाहिए, अभी तक ये ऑफलाइन एग्जाम है. ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? पेन एंड पेपर. ये जेई के जैसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर में जाके जस्ट सर्कल पे हिट करने का है करेक्ट आंसर पे. यहाँ पे स्टिल यू हैव टू यूज द पेन एंड पेपर. सर्कल्स आपको भरने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर होता है, वो भी आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है. तो चौथी चीज है दैट इट इज स्टिल ऑफलाइन पेपर, जो आपको याद रखना है, ठीक है. अब जाते हैं आगे, ये चारों पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो. नेक्स्ट आते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है भाई. एग्जाम पैटर्न इसका है, इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड. एमसीक्यू बेस्ड मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है. यहां पे मेनली फिजिक्स आता है, और फिजिक्स के आप कितने क्वेश्चंस लिखते हैं? 45 क्वेश्चंस लिखते हैं. केमिस्ट्री, इसके भी आप 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. एंड देन कम्स बायोलॉजी, जिसके आपको 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने एज यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स. तो आगे जाके तो बायो में डबल है क्वेश्चंस, और इन सब को हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. क्यों मल्टीप्लाई बाय 4? क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है. तो ये हो गया आपका 180 मार्क्स फिजिक्स, 180 मार्क्स केमिस्ट्री,
एंड ये हो गया 360 मार्क्स बायो। टोटल मारेंगे तो ये हो गया आपका 720 मार्क्स का पेपर। सो ये पूरा का पूरा आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना पड़ता है पेपर। 3 आवर्स 120 मिनट्स, इसका मतलब नहीं 180 मिनट्स। और क्वेश्चंस कितने हैं? क्वेश्चंस भी वही 180 है, काउंट करो 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। सो along with intelligence, along with hard work, along with your 2 years hardship, time management is very very important. 720 marks, 180 questions, 180 minutes। तो बहुत ध्यान से आपको पेपर कंप्लीट करना है टाइम के ऊपर, और वही 2 साल में आपको सिखाया जाता है जहाँ पे भी आप कोचिंग क्लास में लेंगे या जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद याद रखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होएगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, रॉन्ग आंसर होएगा तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, राइट, अनअटेम्प्टेड, तो 0 मार्क। ना आपका नेगेटिव होएगा, इसका मतलब आपको वो 4 मार्क्स तो जाएगा, यस, वो आप याद रखो। रॉन्ग आंसर में 4 जाएगा, उसके अलावा एक और भी जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 90 क्वेश्चंस, 90 प्लस 90 180, ठीक है। तो आपने 90 क्वेश्चंस राइट किए। चलो इसको बढ़ा देते हैं, इसको लेते हैं 150 क्वेश्चंस आपने राइट किए, 20 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए और 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, नॉट अटेम्प्टेड। अब देखते हैं 150 क्वेश्चंस राइट किए, 150 क्वेश्चंस राइट किए तो क्या होएगा, 150 इंटू 4, मतलब 600 मार्क्स आपके ये पहले फिक्स हो गए। लेकिन आपने 20 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए थे, सो -20 कर देंगे। और उसके बाद 10 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो वो तो छोड़ दो, 40 मार्क्स का कुछ नहीं होने वाला। तो इसका मतलब आपका स्कोर हो गया 580 मार्क्स आउट ऑफ 720। सो आई होप सबको समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। जब आप सर्कल कर रहे हो, याद रखो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C, D, और ऐसे सर्कल्स होते हैं। तो सर्कल को आपको बराबर से फिल करना पड़ता है। अगर B आंसर है देन यू हैव टू फिल इट अप प्रॉपरली। बट जब आप नीट दे रहे होगे अगली बार, सो 99.9999% मोस्ट प्रॉब्ली 100% ही शायद ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपका वो टाइम बचता है, क्योंकि ये सर्कलिंग में भी हमारा काफ़ी टाइम जाता है, ठीक है। तो आप जब 2022 में दोगे या इवन 2021 वाले जो हैं उसको भी शायद ये ऑनलाइन एग्जाम हो चुका होगा। अभी एग्जाम कब होता है? ज़्यादातर ये मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि जेई के जैसे ये भी फरवरी में होएगा, ठीक है। इसका जो पोर्शन होता है वो होता है 11th क्लास एनसीईआरटी बुक, 12th क्लास एनसीईआरटी बुक, एंड ऑफ कोर्स मेनली the syllabus is based on that only of physics, chemistry and biology। तो ये आपका एक नीट का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, that we call it marks and किस तरह से आप एग्जाम देते हैं, ठीक है। as far as lower limit is concerned 17 years है, upper limit अब कुछ नहीं है, आप कितने भी बार दे सकते हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 25 साल तक, 26 साल तक, और इवन ओबीसी वगैरह में 35 ईयर्स तक है। मुन्ना भाई MBBS कभी भी आप दे सकते हो। सो यहाँ पे कुछ अपर लिमिट हटा दी गई है। सो वन कैन बिकम अ डॉक्टर इवन एट द एज ऑफ 24-25 में आप एंट्री ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी पार्ट सबको क्लियर हो गया। प्लीज कॉपी इट डाउन, राइट, और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट वी कॉल इट 6th पॉइंट नीट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब याद रखिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं
या प्राइवेट ही कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, एवरीथिंग नाउ कम्स अंडर नीट। इवन अब जिपमर पौंडीचेरी भी नीट के अंडर में आ गया है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसके 9 अलग अलग हॉस्पिटल्स या सेंटर्स हैं, राइट, दे ऑल हैव बीन इंक्लूडेड इन वन एग्जाम कॉल्ड नीट। सो जब आप नीट की बात कर रहे हैं तो नीट इज गोइंग टू बी द सिंगल लार्जेस्ट मेडिकल एग्जाम। आप बोलोगे आपके स्टेट का, वो आपको नीट की सीट नहीं देगा। MHCT इज ओनली फॉर बी फार्म एंड फॉर इंजीनियरिंग, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो। सो अपने अपने स्टेट्स में वो आप चेक कर सकते हो, मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं यूनिवर्सल बता रहा हूँ नीट के बारे में। सो नीट का अंडर में अब क्या क्या आ गया है? सब आ गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जवाहरलाल नेहरू, विच इज इन पुदुचेरी नाउ, पौंडीचेरी नहीं बोलते। Even AFMC is being included in it, Armed Force Medical College, BHU, yes, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी अब इसके अंडर में आ गई है, CMC वेल्लूर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, यस। आप किसी की भी बात करो, एवरीथिंग इज नाउ अंडर वन एग्जाम कॉल्ड नीट। आप प्राइवेट कॉलेज में लो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में लो, मौलाना अब्दुल कलाम, दैट इज इन दिल्ली, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, GS मेडिकल कॉलेज इन मुंबई, दे ऑल आर फेमस कॉलेजेस, सबके सब इसी के अंडर में आते हैं, नीट के अंडर में। तो अब मैं आपको नीट का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको नीट में मालूम होना चाहिए कि 2 मेन एग्जाम्स और 2 मेन चीजों के लिए आप ये एग्जाम देते हो। ऐसे तो और भी चीजें, बट नीट अगर मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए। एक होता है MBBS, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, और दूसरा होता है BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। तो एक है आप दांतों के डॉक्टर, और ये आप है एक फिजिशियन या एक नॉर्मल MBBS डॉक्टर बनते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप MBBS जो 5.5 साल का है, और BDS अगर हम लोग बोलेंगे सो दैट इज ऑफ 5 years, ठीक है। तो ये आपका है 5.5 years, और ये है आपका 5 years। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 4 and 1, और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 4.5 and 1। अब 5.5 साल में से 4.5 साल आपका एजुकेशन चलेगा, डेढ़, और 1 साल आपकी इंटर्नशिप होगी। यहाँ पे 4 साल, और उसके बाद 1 साल और इसके बाद आप यहाँ पे MD भी कर सकते हो, जो 3 years का वापस कोर्स है, वापस आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, राइट। वो नीट पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो ये भी 3 years का, ये 5.5, समझ में आ गया होगा सबको। ये डेंटल सर्जरी एंड दिस इज द MBBS व्हिच यू वुड हैव हर्ड ऑफ, सबको मालूम है वो। तो ये आपके 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब आपको मैं कुछ नंबर्स देता हूं जिससे आपको आइडिया है कि क्या होता है। तो इसको पहले क्लियर करते हैं। ओके, नाउ मैंने आपके लिए लिख दिया है पहले से। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि मेनली 2 तरह के कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट कॉलेजेस है और एक गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो आपके एरिया में जहां पे भी आप रहते हैं, फाइंड आउट कीजिए आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या हैं आपके स्टेट्स के अंदर, एंड प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं। सो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप सीट्स देखेंगे MBBS की तो 35,000 है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की 30,000 है। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। सो बहुत कम सीट्स है, यस बहुत कम सीट्स है, इसलिए बोलते हैं ये एक टफ एग्जाम है। 30,000 सीट्स है। यहाँ पे आपकी 40,000 सीट्स है BDS के लिए, और यहाँ पे आपकी 4,000 सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बहुत ही चीप है इन द फॉर्म ऑफ फीस। इसकी फीस बहुत कम होती है, इट वेरीज 50,000 टू 1.3 lakhs के बीच में, और यहाँ पे 1 साल की फीस 15 से 20 लाख होगी। तो देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि पेशेंट्स की लाइन लगी होती है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कम मिलता है, ठीक है। ये एक पॉइंट। अब जब हम बात कर रहे हैं 30K, तो क्या 30,000 पूरी की पूरी सीट्स आपके लिए है? नहीं, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम लोग बात करेंगे। नाउ एज फार एज number of students who appear for exam, it varies from 13 lakhs to 15 lakhs.
13 लाख से 15 लाख बच्चे इस एग्जाम को अपीयर करते हैं और उसमें से 30,000 को गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं इन MBBS एंड 4,000 मिलती है BDS के लिए। अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है देखते हैं। ओके, अब मैंने आपके लिए लिख लिया है, टोटल 30,000 सीट्स हैं। 30,000 सीट्स में से खाली 49% इज ओनली फॉर जनरल कैटेगरी, 1.5% अदर्स में आते हैं हैंडीकैप्ड, मे बी द डिफेंस कोटा, 27% इज अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एंड 22.5% इज फॉर SC एंड ST। सो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब 49%, मतलब आपके पास सीट्स बची कुछ 15,000 के आजू बाजू, अगर मोटा मोटा देखते हैं तो उससे भी कम है, बट इतनी सीट्स बची। इसमें भी याद ये रखिए कि आपकी जो 30,000 की सीट्स हैं, इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा होता है एंड 85% स्टेट के पास रहती है। सो एक्चुअली और भी कम सीट्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको मेरे को ट्रांसपेरेंसी देनी है, फैक्ट बताना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलूं, जो सच है वो सच है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सीट्स कम है तो अपना पैशन कम हो गया। मेडिसिन इज वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन, जिसको पैशन है उसको ये फॉलो करना ही करना है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी ऑल हैव टू नो कि आपको नंबर ऑफ सीट्स नहीं देखनी है, बहुत आसानी से ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो अगर 2 साल बराबर से मेहनत करो। तो 30,000 में से 15% ऑल इंडिया कोटा है। ऑल इंडिया कोटा का मतलब होता है दिल्ली का बच्चा बॉम्बे में आ सकता है, बॉम्बे का बच्चा यूपी में जा सकता है, बॉम्बे का बच्चा उसको अगर सीट मिली तो ही कैन गो टू एम्स ऑल्सो। सो 15% सीट्स आर फॉर ऑल इंडिया लेवल और 85% सीट्स जब आपकी बस्ती है उसमें से आपको ये डिवाइड करने का है एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट कि ये एक आदान प्रदान वाला सिस्टम भी है, जहां पे ऑफ कोर्स 15% ऑल इंडिया सीट्स रिजर्व होती है। मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टेट का एक दूसरे स्टेट में आ सकता है। तो ये आपकी सीट्स का डिवीजन है। आई होप सबको समझ में आया, एंड दिस इज मेनली अबाउट MBBS एंड BDS में भी ऐसे ही होगा, 4,000 सीट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। सो आई होप नंबर ऑफ सीट्स भी सबको क्लियर हो गया। अब नीट के अंडर में और कौन कौन से आप कोर्सेज कर सकते हैं, 2 कोर्सेज तो आपको समझ में आ गए। अब और भी कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं वो भी बताता हूं मैं आपको, ये कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट कि कोर्सेज और कौन कौन से नीट के अंडर में आते हैं। तो जब आप नीट एग्जाम देते हैं, जरूरी नहीं आप MBBS ही ले रहे हैं और BDS ही ले रहे हैं, और भी कुछ कोर्सेज हैं जहां मैंने 9 डाले, और भी होंगे 1-2, B.Pharm भी डाल सकते हो, बट मैंने मेन कोर्सेज जो डाले हैं वो आप ध्यान से देखिए कितने साल का होता है और क्या उसका मेनली क्या मार्क्स चाहिए, वो सब आपको मेनली आप दूसरे नेट से देख सकते हैं। ये मैं आपको खाली बेसिक समझा रहा हूं अबाउट नीट एंड इट्स डिफरेंट फील्ड्स। पहला है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। आयुर्वेदिक वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, सॉरी नॉट साइंस, सर्जरी। तो ये सबसे ओल्डेस्ट वे है टू एंटर इनटू द मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन एलोपैथी के बाद इसका नंबर 2nd पे आता है। बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, ये भी एक अच्छा कोर्स है। आपके आजू बाजू काफी होम्योपैथ्स होंगे, राइट, एंड ऑफ कोर्स उसका भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि करना भी है कि नहीं करना है। बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी वर्ड आया है पुराने टाइम से, मुगल के टाइम से यूनानी आता जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज मोर रिलेटेड टू हकीम, जहां पे वापस जड़ी बूटियां और उसी के ऊपर पूरा का पूरा होता है, वहां पे आप हकीम बनते हो, आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप वैद्य बनते हो, राइट। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, ज्यादातर सबके कोर्सेज अराउंड 5 इयर्स के आजू बाजू ही होते हैं। BPT, ये एक बहुत चलन में, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, क्योंकि आजकल सब लैपटॉप पे मोबाइल पे है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फील्ड इन फ्यूचर ऑल्सो। ऑलरेडी इसकी काफी डिमांड है, एंड एवरीवन नोज कि 35-40 की एज के आजू बाजू आपके हाथ पांव बॉडी दिखना चालू हो जाता है, राइट। सो बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बैचलर इन मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मोर रिलेटेड टू पैथोलॉजी टाइप, ब्लड टेस्टिंग, स्टूल टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग, cerebrospinal fluid test, right, all types of antigen antibodies test, मतलब पैथोलॉजी लैब एक तरह से।
DMLT इज डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे नहीं आते, वो आप 12th के बाद डायरेक्टली भी कर सकते हो या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, बट दिस इज बैचलर इन मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ओके, ये बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये भी एक अच्छा कोर्स है। फिर उसके बाद आते हो बैचलर इन वेटरनरी साइंस विच इज अगेन हैविंग अ ग्रेट डिमांड, क्योंकि अब आप देखोगे कि लोगों के पास बच्चे तो नहीं है, कुत्ते और बिल्ली हैं, राइट? काफी लोग अब कुत्ते बिल्ली रखते हैं। सो मेनी पीपल लव डॉग, सो मेनी पीपल लव कैट, सो मेनी पीपल लव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है अगर आपको इंटरेस्ट है तो। उसके बाद है आपका बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, योगा से रिलेटेड, यहाँ पे भी आप बैचलर कर सकते हैं, नेचुरोपैथी, नेचुरल ट्रीटमेंट, राइट? एंड ऑफ कोर्स बैचलर इन साइंस एंड नर्सिंग। सो नर्सिंग इज अगेन अ वेरी वेरी फेमस कोर्स एंड जिसकी आगे जाके बहुत डिमांड ऑलरेडी है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नीट कोर्सेज, ये आपके सामने कुछ नीट कोर्सेज है जो मालूम होने चाहिए। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नीट, मैंने ज्यादातर अब सब कुछ कवर कर लिया है, तो भी किसी को कोई भी डाउट होएगा तो पूछ सकता है। यहाँ पे हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या बाय करना है और क्या नहीं बाय करना है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट लेना है, वो सब आप जिस एरिया में है, जहाँ पे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज एवरीवन हु इज रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे हैव फुल नॉलेज अबाउट द नीट एंड जेई। तो नीट के बारे में आज मैंने बताया, जेई के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, बट आपको मेडिसिन में थोड़ा कंपटीशन टफ है और बच्चे का पैशन होना चाहिए, बच्चे को पूरी की पूरी 2 साल जान लगानी है। इट इज अ टेस्ट मैच, इट इज नॉट एन गोइंग टू बी अ 2020 और 1 डे। याद रखिए, एक लंबा गेम है और यहाँ पे आपको पूरा जुनून के साथ इसके अंदर एंट्री लेनी है। हमारे हर साल काफ़ी बच्चे मेडिसिन में जाते हैं, बट एट द सेम टाइम परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मेरे पास अगर 30 बच्चे मेडिसिन के हैं तो उसमें से अराउंड 8 से 10 को मिलता है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, क्योंकि आपके पास सीट्स बहुत कम है। ठीक है, अब एक लंबा करियर है ये, यस एक लंबा करियर है, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अगर हर कोई यही सोचेगा तो डॉक्टर्स कौन बनेगा? और अभी ये कोरोना के टाइम पे आपको मालूम ही पड़ रहा है कि डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है ऑल ओवर वर्ल्ड में, राइट? सो एज फार एज नीट इज बिंग कंसर्न, जिसको भी इंटरेस्ट है, मैंने सब कुछ कवर किया है। तो भी आपको लगता है कि मेरे को कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे को क्वेश्चन पूछिए। आपको ऑफ कोर्स मैं जब भी वो देखूंगा विद इन 24 to 48 आवर्स आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। आई होप सबने इस लेक्चर को एंजॉय किया। यहाँ से आपको नीट के बारे में थोड़ा खुलासा हुआ, जितना भी खुलासा हुआ अगर आपको अच्छा लगा तो स्प्रेड कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में आगे ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और